वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के एनडीए टॉपर्स ने अपनी एनडीए रिटन एग्जाम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपनी सफलता के रास्तों को पार करा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी आगे आने वाले रिटन एग्जाम में सफलता को पा सके। ठीक है, आप जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बताइए कि रिटन एग्जाम का पहले से ही जो आपकी स्ट्रेटजी थी, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या था कि सुबह से लेके शाम तक रूटीन आपका क्या रहता था? सर, रिटन एग्जामिनेशन के लिए एज एवरीवन नोज कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और मैथ्स का पेपर बहुत टफ होता है कंपैरेटिवली। सो मुझे पता था कि समवेयर आई एम लैकिंग इन मैथ्स, सो आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर मैथ्स। इसलिए मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम निकाला था। मैं 12th मेरा ख़त्म हो गया था जब मैं फाइनल प्रिपेयर कर रही थी। इसलिए मैंने सुबह आई यूज़ टू गेट अप एट 6 to 10 आई यूज़ टू रिवाइज एवरीथिंग। एंड फिर सेंचुरियन के क्लासेस होते थे ऑनलाइन। सो फिर अराउंड 9 वो क्लास शुरू हो जाता था। सो ऑनलाइन रहता था, सो आई यूज़ टू स्टडी ऑनलाइन। तो फिर 9 to अराउंड 1 to 2 क्लासेस होती थी और हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो गया, जीएटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक का 1 आवर का सेशन रहता था। तो जो सर पढ़ाते थे दैट आई यूज्ड टू रिवाइज आफ्टर द क्लास, आफ्टर हैविंग लंच। लाइव क्लासेस? हाँ, 4 घंटे का हर रोज क्लास होता था लाइव। उसके बाद जो सिखाया है, जो पढ़ा है, वही रिवाइज करना था, क्योंकि एक बार करने से याद नहीं रहता है, इसलिए उसको बार बार करना पड़ रहा था। एंड हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट है जिसको एक बार पढ़ने से नहीं होता है और कभी पढ़ा भी नहीं इतना इंटरेस्ट से, बट अभी करना है तो सब कुछ सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना पड़ रहा था। इसलिए क्लासेस होने के बाद, ऑनलाइन क्लास होने के बाद आई यूज्ड टू सिट अगेन एंड आई यूज्ड टू रिवाइज। आर्ली होता था सेशन, क्योंकि कोई भी बच्चा 4-5 घंटे एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकता है, उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है। इसलिए मैंने 1 आवर के सेशन प्लान करके रखे थे कि 1 आवर अगर हिस्ट्री कर रही हूँ तो नेक्स्ट आवर आई विल डू मैथ्स, बिकॉज हिस्ट्री पढ़ने के बाद थोड़ा सा वो स्टैग्नेंसी आ जाता है। इसलिए मैंने मैथ्स रखा था कि इंडिया की मैथ्स अच्छे लेवल की आती है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी 11th और 12th में जो भी पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं इंडिया में वो कभी कभी रिपीट्स भी होते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उनको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। और बाकी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की क्लासेस हैं जो ऑनलाइन होती हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं जो इंडिया की प्रिपरेशन से काफ़ी हद तक डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो मैथ्स के लिए यही बताऊँगा। उसके बाद इंग्लिश, जो कि अराउंड 50 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स कवर करता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो उसके लिए अगर हम इंग्लिश मीडियम से क्लास 12 तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर हिंदी मीडियम से तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई अगर बुक है इंग्लिश की, कोई अच्छी बुक है, उससे पढ़ सकते हैं, उससे वोकैब पढ़ सकते हैं एनडीए का। और एनडीए का वोकैब में ये कई बार देखा गया है कि जो पिछला वोकैब होता है वो रिपीट होता है। कई क्वेश्चन उसके रिपीट हो जाते हैं, जैसे 5 to 6 क्वेश्चन उसके इजीली रिपीट होते हैं हर साल। अगर उसके पिछले 10 ईयर्स के इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाया जाए, उससे क्वेश्चन इस बार भी आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेड है, तो वो उससे काफ़ी हेल्प हो सकता है। उसके बाद इंग्लिश के जो बेसिक रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है, प्रीपोजिशन आता है, उसमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। और उसके बाद जैसे अब बाकी डिपेंड करता है जनरल अवेयरनेस पे, वो डिपेंड करता है कि किसका क्या स्ट्रेंथ है। जैसे किसी का स्ट्रेंथ है साइंस है, तो साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर किसी का स्ट्रेंथ साइंस है तो वो इजीली अगर थोड़ी बहुत भी एफर्ट डाले उसमें, तो 50 में से 40+ क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर सकता है। बिकॉज उसकी साइंस का जो लेवल होता है वो कोई बहुत हाई लेवल नहीं होता। उसमें क्लास 9th 10th की साइंस आती है, उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के लेवल पे होते हैं। तो अगर किसी ने पीसीएम नहीं लिया है 11th 12th में, तो उसके लिए इजी रहेगा इस तरीके से साइंस का पढ़ना? मैम, साइंस के लिए क्लास 9th एंड क्लास 10th ही पढ़ें। उसकी जो मैम एनसीईआरटी होती है उसे पढ़ें, और बाकी जो यूट्यूब पे सर के वीडियोस आते हैं उनको फॉलो करें बस। उससे साइंस के इजीली 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ऑलराइट। और ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रैटेजी बताइए। मैम, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी सेम, बिकॉज उसमें भी कोई क्वेश्चंस का लेवल कोई बहुत हाई नहीं होता है। बस 11th 12th का अगर एनसीईआरटी उठा के एक बार देख लें और 9th 10th का देख लें तो आई थिंक वो सफिशिएंट रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। करंट अफेयर जो अभी रिसेंट के 3 to 4 मंथ्स के हुए हैं उनको ध्यान में रख के, मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे 2-3 क्वेश्चन उस पर आ जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और डिफेंस में क्या क्या हो रहा है वो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज 2 क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड के होने में आपको एक फ़ायदा रहता है कि आपका जो पोर्शन रहता है
मैथ्स का और जो भी PCM का पोर्शन रहता है बायो का, तो ये सब आपका जो बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है सेम टू सेम आपका NDA में आता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है कि आप बोर्ड्स में जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर आके उन्हीं के थोड़े क्वेश्चंस लगा लीजिए NCERT की, उसके बाद PYQs प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक पेपर्स लगा लीजिए, तो उससे आपका फुर्सत हो जाएंगे। और रही बात जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप अच्छे से करें। अगर आपको चाह है कि आपको NDA जाना है तो आप प्रिपेयर कर लेंगे, इसकी आपको चिंता मत करिए कि आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। डीमोटिवेट मत होइए कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। आप बस अपने पे विश्वास रखिए तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। जैसे कि NDA 2023 अप्रोच कर रहा है, ऐसे में लगभग एक जो महीना है उसका समय बचा हुआ है करीबन। तो लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस 1 मंथ में बच्चे बहुत पैनिक करते हैं, क्योंकि अभी जो 12th अपियरिंग है उनके बोर्ड्स भी साथ में लगे हुए हैं, या जो बच्चे 12th पास्ड आउट है किसी न किसी के सेमेस्टर्स लगे होंगे। तो क्या 1 मंथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की? मैम मेरे ख्याल से 1 मंथ पहले जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे तो वो जो आपने पहले पढ़ रखा वो भी आप भूल जाएंगे। जो आपके मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको करिए। और सबसे अच्छा था करंट अफेयर्स में बहुत दिक्कत आता है, तो मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं उनको आप देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस जिस मंथ में अभी आप चल रहे हैं लास्ट मंथ, उसका करंट अफेयर्स आपको UPSC पेपर में देगा नहीं। तो उससे पहले जो 8 मंथ 6 मंथ का टाइम पीरियड था, उसके मंथली करंट अफेयर्स आपको एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने जनवरी से वो पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स। तो माइंड में एक रिफ्रेश हो जाता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था। और ऐसे ही कनेक्ट करके आप जब डॉट कनेक्ट करके पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा कि द्रौपदी मुर्मू जी अभी एक नई प्रेसिडेंट बनी है, तो आप पढ़ सकते हैं फिर कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, फिर वहीं से डॉट कनेक्ट कर सकते हैं कि इनके पहले कौन थे, ये कब हटी। तो ऐसे डॉट कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो एक माइंड में स्ट्रेटजी बन जाती है, तो ऐसे याद रहता है। और लास्ट मंथ में सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने दिमाग को शांत करिए, क्योंकि पैनिक में कभी भी आप कुछ याद नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, जैसे मैं कॉमर्स की बात करूँ, ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ, बायो के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो व्हाट दे शुड डू इन दिस लास्ट 1 मंथ और इन जनरल भी, क्योंकि मैथ्स उन्होंने लिया नहीं है। अब मैथ्स देखा जाए तो भाई क्वालिफाई करना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वो? मैम जैसे उन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, तो मैथ्स उनका वीक पोर्शन, तो वो अपने जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, गैट टेस्ट है, उसको अपना स्ट्रॉन्ग बनाए। और मैथ्स में जो इजी पोर्शन है, जैसे मैट्रिसेस है या डिटर्मिनेंट्स है, प्रोबेबिलिटी है, तो इन पोर्शन को अच्छा तैयार कर लीजिए, ताकि आप मैथ्स का पेपर एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाएँ। और जब आप मैथ्स में इतना इजी पोर्शन आता है कि आप मैथ्स का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। और कई बार होता है बच्चे सिर्फ ऊपर का पढ़ते हैं, बीच में इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि आप टाइम होता नहीं इतना और बच्चे वो पढ़ते भी नहीं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं या फिर बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका गैट तो वैसे अच्छा होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री वगैरह सब पढ़ के पहले ही से बैठे होते हैं, तो उसके लिए वो गैट का पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट, साइमल्टेनियसली मतलब अपने पेपर्स को फ्लिप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को, बेस्ड अपॉन आपके जो प्रेजेंट टॉपिक्स हैं जो आप स्टडी कर रहे हो। Yes. ऑलराइट, मैथ्स देखिए, मैथ्स थोड़ा टफ आता है एज़ कम्पेयर टू GAT, और ये भी है कि जब तक मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं होगा GAT चेक ही नहीं होगा। तो मैथ्स का मैं एक टारगेट बना के चलता था कि करीब मुझे 80 सवाल तो मुझे करने ही है। तो उसी हिसाब से क्या करता था, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जो मेरे पास 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो मैं उन्हें एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, जिससे क्या है कि कोई भी सम आता है तो वो मुझसे छूटे ना। और जो वीक है मैं उस पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं फंसता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। तो मैथ्स में उतना ज़्यादा नहीं लगता था, मैं ज़्यादा फोकस देता था GAT पे कि मैथ्स से मैं मेरिट क्लियर करूँ मैथ्स की, उसमें काफ़ी सही नंबर लाऊँ। ऐसे भी नहीं, काफ़ी कम, मैं 120 150 टारगेट करके चलता था। बाकी मैं फोकस करता था GAT पे, क्योंकि GAT कंपैरेटिवली ईजी आता है, क्योंकि साइंस के 50 क्वेश्चन क्या है कि वही बेसिक रहते हैं। मतलब ऐसा अगर आप 12th अपीयरिंग है या 12th पास आउट भी है तो इतना डिफिकल्ट आपको लगना नहीं है, वेदर इट्स केमिस्ट्री वेदर इट्स फिजिक्स। और बायो भी 10th की आती है तो वो इतना बॉदर नहीं करती है। इंग्लिश में ये है जो रीअरेंज वगैरह है और एंटोनिम सिनोनिम हो गए, PQ और क्या कहते हैं अपने इडियम फ्रेजेस हो गए,